बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उनके यूजेस बताए थे। पहला यूज़ हमारा क्या था कि हम कैसे एक भौतिक राशि की वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल सकते हैं। ठीक। दूसरा यूज़ है हमारा कि किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। मतलब अगर कोई एक फॉर्मूला आपको दिया है तो आपको वेरीफाई करना है कि फॉर्मूला हमारा सही है या नहीं, उसकी सत्यता की जांच करनी है। एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक v वेग से h ऊंचाई से गिरते हुए पिंड के लिए v = √2gh समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण कीजिए। क्या लिखा है? विमीय संतुलन का परीक्षण करना है, यानी कि इसको हमें वेरीफाई करना है, जहाँ g हमारा क्या है? गुरुत्व त्वरण। तो अब फॉर्मूला बच्चों हमारा क्या है? v = √2gh। हम क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की विमा निकालते हैं, और अगर दोनों की विमा इक्वल आती है इसका मतलब फॉर्मूला हमारा सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या दिया है? v दिया है, तो स्मॉल v की विमा, और v हमको क्या दिया है? वेग की विमा आप लोगों ने निकाली थी, क्या होती है? LT-1। ठीक। अब हम RHS लेके चलेंगे। RHS में हमको क्या दिया? √2gh। अब इसमें जो 2 है एक नंबर है तो उसकी तो कोई विमा नहीं होगी, अंडर को ऐसे ही लिखा, g यानी कि g की विमा मल्टीप्लाई h की विमा। h हमारी यहाँ पर क्या है? हाइट है। अब g की विमा क्या होती है? LT-2 इंटू हाइट की विमा होती है l, तो क्या L2T⁻², ये हो गया। अंडर को हम 1/2 भी लिखते हैं, है ना। अब पावर के ऊपर जब पावर होती है मल्टीप्लाई होता है, 2 का अब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो l⁻1 आ जाएगा, ऐसे 2 से 2 कट जाएगा या -1 हो जाएगा। ठीक। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की विमाएँ कैसी हैं? सेम है। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारा कैसा है? सही है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि विमीय विश्लेषण द्वारा किसी सरल लोलक के आवर्तकाल के समीकरण का सत्यापन कीजिए। अब हमें इसे वेरीफाई करना है, जिसमें t हमारा आवर्तकाल है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, l लंबाई और g गुरुत्व त्वरण। तो कैसे करेंगे इसको? हमने ये फॉर्मूला लिखा t = 2π√L/g, या l किस में क्या लेंगे? t का विमीय सूत्र, t आवर्तकाल है, आवर्तकाल का विमीय सूत्र होता है t। अब RHS में क्या है? √2, तो एक कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो इनकी तो फिक्स वैल्यू नहीं होगी, इनका तो विमा नहीं होगी। विमा किसकी होगी? l और g की। तो √L का विमीय सूत्र अपॉन g का विमीय सूत्र। l लंबाई है, लंबाई का विमीय सूत्र होता है l, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, और इसका विमीय सूत्र होता है LT⁻²। l से l कट गया, ये T⁻² ऊपर चला जाएगा तो √T⁻2 आ गया, यानी कि T⁻2, और ये हो जाएगा 1/2, यानी कि T⁻2 इंटू 1/2, पावर से पावर तो क्या होता है? मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया 1, तो ये आ गया T। अब LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब T = 2π√L/g समीकरण सही है या सत्यापित होता है। समीकरण सत्यापित होता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट यूज़ है वो है हमारा कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। मतलब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये दिया हुआ है कि अगर किसी वस्तु पर लगने वाला बल द्रव्यमान पर और त्वरण पर निर्भर करता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं? फॉर्मूले इस्टेब्लिश कर सकते हैं, फॉर्मूलों को बना सकते हैं, है ना। बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, और उनके आपको विमीय सूत्र याद करने पड़ेंगे। जैसे कि हम ये लेके चल रहे हैं कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसके गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसको आप लोग बच्चों कैसे करोगे? इसमें t है, t किस पर किन किन फिजिकल क्वांटिटियों पर डिपेंड कर रहा है? m पर, l पर और g पर। तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम इनको t को m, l और g के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखते हैं। कैसे करेंगे इसको मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखो और समझो। अब हमने क्या किया कि t को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा, क्या? m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। उस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि t हमारा m, l और g पर डिपेंड करता है। ठीक।
तो हमने m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्रोपोर्शनल को जब इक्वल में लिखते हैं तो कांस्टेंट आता है k, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। अब क्योंकि k यहाँ कांस्टेंट है, या k क्या है हमारा, कांस्टेंट। अब हम सबकी विमाएँ रखेंगे। विमी संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों तरफ की घातें बराबर होनी चाहिए, सबकी विमाएँ रखो। तो t क्या है, हम आवर्तकाल है, आवर्तकाल की विमा क्या होती है, t होती है। k कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा होती है m। l क्या है, लंबाई, लंबाई को हम दिखाते हैं l से। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और इसकी विमा होती है l t की पावर -2 और उस पर पावर आ गई c। तो ये हो गया t बराबर m की पावर a, l की पावर b, ये पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, l की पावर c और t की पावर -2c। ये हो जाएगा m की पावर a, l की पावर b। अब बच्चों देखो, ये l की पावर जो b है, यहाँ l की पावर c है, तो बेस से होने से पावर जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, l की पावर b प्लस c और t की पावर हो गया -2c, यहाँ t हो गया। अब दोनों तरफ आप क्या करेंगे, घातों को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ m की पावर a है, लेकिन यहाँ पर मेरा m का कोई टर्म नहीं है, मतलब अगर कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ 0 हो गई। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, दोनों तरफ की विमाओं को कंपेयर करने पर ये हो जाएगा हमारा a की पावर 0 आ गई। ऐसे ही देखो l की पावर यहाँ b प्लस c है, लेकिन यहाँ l का कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पर b प्लस c बराबर भी 0 हो गया। ठीक, अब t की पावर यहाँ तो 2c है और यहाँ क्या है, कोई पावर नहीं है, तो 1, यानी कि -2c बराबर हो गया 1। तो इससे हमारा c = हो गया -1/2। माइनस को यहाँ ले आएंगे, ये वैल्यू मेरी c की आ गई। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। a की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई। अब किसकी निकालनी, b की। तो आप क्या करोगे, c का मान इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो यहाँ करेंगे c का मान इक्वेशन 2 में रखने पर ये हो जाएगा b प्लस c बराबर 0 है, यानी कि b -1/2 बराबर 0, यानी कि b बराबर हो गया 1/2। ठीक, तो अब a b c की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम इस a b c की वैल्यू को, ये हमारी जो थी इक्वेशन नंबर, इसको आप मान लीजिए, जो आपने पहले इक्वेशन, इसको 1 मान लो, अच्छा इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो। c का मान इक्वेशन यहाँ कर दो 3 में रखने पर। ठीक, अब a b c का मान सब किस में रखोगे, इक्वेशन 1 में रखोगे। जब इक्वेशन 1 में रखेंगे, यहाँ लिख लो a b c का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो t = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k, m की पावर अब 0 है, a की वैल्यू 0 हो गई, l की पावर b है, b की पावर 1/2 हो गई, g की पावर c और c की वैल्यू है -1/2। ये 0, जब किसी बेस पर पावर 0 होती तो 1 हो जाएगा। t = k, ये हो जाएगा l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर 1/2, यानी कि k l/g, दोनों की पावर 1/2 है, मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, यानी कि t = k √, ये हो गया l/g। ठीक, अब ये सरल अनुलक का सूत्र हो गया, लेकिन जो k का मान है प्रयोग के आधार पर, k का मान कितना मिला है हमको, k का मान जो मिला है वो 2π मिला है। ठीक, किसके आधार पर, प्रयोगों के आधार पर। इस k की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा t = 2π √l/g। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, बन गया। इस तरीके से एक क्वेश्चन और लेके चल रहे हैं कि m द्रव्यमान का एक पिंड किसी आदर्श स्प्रिंग के सिरे पर लटका हुआ सरल आवर्त दोलन करता है। स्प्रिंग का बल नियतांक k है, पिंड का दोलन काल t है। तो विमी विधि से सिद्ध कीजिए कि t = 2π m/k समीकरण अशुद्ध है और इसका सही रूप स्थापित कीजिए।
अब बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें 2 क्वेश्चन दिए। क्या? पहले तो आपको ये प्रूव करना है कि समीकरण अशुद्ध है, दूसरा इसका सही फॉर्मूला भी स्थापित करना है। तो पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि अशुद्ध है। कैसे? t इज इक्वल टू आपको क्या दिया है 2 पाई m/k, जहाँ k बल नियतांक है। ठीक, तो हम पहले दोनों तरफ की विमा निकालते हैं। दोनों तरफ की विमा कैसी होनी चाहिए? अगर सही है तो इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर, ये क्या हो जाएगा t की विमा, और जो t की विमा आवर्तकाल है क्या होती है t। अब यहाँ लिखेंगे RHS, ये क्या होता है 2 पाई m/k। 2 और पाई तो कांस्टेंट है, इनकी कोई विमा नहीं होगी, m और k की विमा होगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे m की विमा अपॉन k की विमा। k यहाँ पर क्या? बल नियतांक। बल नियतांक का बच्चों फॉर्मूला हम आपको बताए थे, कुछ क्वेश्चंस दिए थे उसमें F इज इक्वल टू KX होता है। तो K इज इक्वल टू यहाँ से K बल नियतांक होता है F/X। ये आपको याद करने पड़ेंगे इनकी डायमेंशनल फॉर्मूले। F की वैल्यू होती है mLT⁻², और ये होता है L। L से L कट जाएगा तो क्या होगा MT⁻²। तो ये हमारी क्या होगी? बल नियतांक की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया, m की विमा तो हो गई m, और k की विमा हमारी क्या निकली MT⁻²। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, m से m हमारा क्या होगा? कट जाएगा। क्या आया? ये t ऊपर चला जाएगा तो t की पावर हो गया हमारा 2। ठीक, तो अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि LHS और RHS की विमा सेम नहीं है, इसीलिए ये समीकरण हमारा कैसा है? अशुद्ध हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका सही रूप स्थापित करेंगे, क्योंकि जो t है वो किस पर डिपेंड करना है? m और k पर, है ना। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिखोगे m की पावर a और k की पावर b, ऐसे लिखते हैं ना। अब t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k m की पावर a, यहाँ आप कॉन्स्टेंट k को मत लिखो या कैपिटल K लिख लो क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगा, और ये हमारा स्मॉल k है की पावर b। ठीक, अब दोनों तरफ विमीय सूत्र लिखेंगे। t आवर्तकाल है तो ये t हो गया, ये कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा तो 0 हो गया। m क्या है? द्रव्यमान, तो m की पावर हो गया a। k हमारा बल नियतांक है, अभी आपने निकाला MT⁻² होता है, इस पर पावर हो गया b। तो ये हो जाएगा t m की पावर a हो जाएगा m की पावर b और t की पावर -2b। बेस से में पावर जुड़ जाएंगी तो t बराबर हो जाएगा m की पावर a प्लस b और t की पावर -2b। अब आप क्या कीजिए, दोनों तरफ की विमाओं को आप कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ से a प्लस b, अब यहाँ पर m का कुछ नहीं है तो 0 हो गया, और -2b t की पावर, तो -2b यहाँ t की पावर 1 है, तो यहाँ से -2b बराबर हो गया 1, यानी कि b बराबर हो जाएगा -1/2। इस वैल्यू को आप इसमें रख दो। तो a प्लस b बराबर हमारा क्या था? a प्लस b बराबर था हमारा 0। b की वैल्यू हमने क्या निकाली? -1/2, हमने इसमें रखा। a -1/2 बराबर 0, यानी कि a बराबर आ गया 1/2। अब इस दोनों वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 हमारी क्या है? t इज इक्वल टू कैपिटल K m की पावर a स्मॉल k की पावर b। तो जाएगा k m की पावर a की वैल्यू 1/2 है, स्मॉल k की पावर -1/2, ये नीचे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि t इज इक्वल टू कैपिटल K m की पावर 1/2 अपॉन k की पावर 1/2, यानी कैपिटल K m अपॉन k की पावर 1/2 आ गया। ठीक, अब प्रयोगों के आधार पर k इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई, तो यहाँ पर जो t की वैल्यू फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई √m अपॉन k। बच्चों एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ही आ जाएगा कि k की वैल्यू 2 पाई कहाँ से आ जाती है। तो बच्चों ये जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि ये फॉर्मूले में 2 पाई आता है ना। तो ये फॉर्मूला सॉल्व करने पर फॉर्मूले को एक्चुअली आप लोग आगे याद करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये वैल्यूज इसमें होती हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, है ना। तो वो अपने आप ही याद हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जो k की वैल्यू होती है वो 2 पाई होती है। ठीक,
अब इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं लेके चल रही हूँ, जो मैंने इससे पहले वीडियो में समझाया था, उसको मैं फिर से समझा रही हूँ। ये आपके 3 यूजेस हो गए। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर और समय का मात्रक घंटा हो तो चाल का मान क्या होगा। ठीक, अब इसमें बच्चों देखो, पहले हम यहाँ लिखेंगे N1 U1 N2 और U2। आपको ध्वनि की चाल दी गई कितनी, 332, तो N1 का मान तो 332 हो गया। N2 का मान मुझे निकालना है। अब U1 का मान मीटर पर सेकेंड है, तो इससे हम मात्रक निकाल लेंगे। मीटर के लिए मीटर किसका मात्रक होता है, लेंथ का, यानी कि L हो गया। सेकेंड किसका होता है, टाइम का, तो L t की पावर -1। अब एक पहले सिस्टम में लेके चल रहे तो ये L1 ये T1 हो गया। दूसरे सिस्टम के लिए L2 और T2 की पावर -1 हो गया चाल के लिए। ठीक, अब जो फॉर्मूला था हमारा N1 U1 बराबर N2 U2 होता है, यहाँ रखिए 332 गुणा हो जाएगा L1 t की पावर -1 बराबर N2 जगह L2 T2 की पावर -1। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, 332 गुणा L1 T1 की पावर -1 अपॉन L2 T2 की पावर -1। अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए, यानी कि हो जाएगा 332 गुणा L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 की पावर -1। अब यहाँ मात्रक रख लीजिए, तो हो जाएगा 332 गुणा L1, पहले सिस्टम में लंबाई का मात्रक हमने क्या लिया, मीटर, क्वेश्चन में मीटर दिया है हमको, हमने L1 की जगह लिख दिया मीटर। L2 इसमें चेंज करना है आपको किलोमीटर में, तो L2 की वैल्यू हो गई यहाँ पर हमारी किलोमीटर। ऐसे ही T1 यानी कि पहले सिस्टम में समय का मात्रक हमने सेकंड लिया है और दूसरे में क्या है, घंटा, घंटे में कन्वर्ट करना है ना, तो हो जाएगा हमारा सेकंड अपॉन घंटा की पावर हो गया -1, यानी कि 332 गुणा ये हो गया मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पर। ये हो गया सेकंड, घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 घंटे में होते हैं 24 मिनट्स। मिनट को फिर हम सेकंड में चेंज करेंगे, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो यहाँ 60 लिखेंगे। मिनट को फिर सेकंड में चेंज करेंगे, 60 × 60 की पावर हो गया -1। ये आ गया सेकंड, इससे एक कट गया, इससे एक कट गया, ये हो गया 332 गुणा 10⁻³ ऊपर आके ये हो जाएगा 3600 की पावर -1 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 × 10⁻², यानी कि 332 गुणा 36 गुणा 10⁻⁻1। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, 332 में 36 का 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगी, 1 3 6 18 19 के 9 हासिल, 3 6 18 और 1 19, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9, 2 9 6 15 की 5 हासिल लगी, 1 9 9 18 और 9 19 के 9 हासिल लगी, 1 9 और 1 10, 1 11। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। हमारा क्या हो गया, N2 बराबर आ गया हमारा 11952 × 10⁻⁻1। इसका मतलब ये हो गया 1195.2। तो जो दूसरे सिस्टम में आप लिखोगे तो वो क्या लिखोगे, ध्वनि की चाल जो दूसरे सिस्टम में होगी तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ध्वनि की चाल N2 की वैल्यू ये आ गई 1195.2, मात्रक क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर घंटा। तो इस तरीके से हमारा ये जो 332 मीटर पर सेकेंड था एम के सिस्टम में, वो किस में कन्वर्ट हो गया हमारा 1195.2 किलोमीटर पर घंटे में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हो। ठीक है, कुछ विमेय सूत्र आप लोगों को बच्चों याद करने पड़ेंगे, जो मैंने इनको आप लोग निकाल के याद करिएगा। ये है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसको निकालिएगा अपनी फेयर कॉपी में और इसको याद भी करिएगा। दूसरा है आपका दृढ़ता गुणांक, इनको अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका है ऊष्मा चालकता गुणांक,
ऊष्मा चालकता गुणांक, बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक, गैस नियतांक, प्लांक नियतांक, बल नियतांक, वेग प्रवणता, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा और है आपका श्यानता गुणांक। इनके फॉर्मूले में बता दे रही हूँ, इससे आप क्या कर सकते हैं कि विमाओं को निकाल सकते हैं। तो जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो या आपका प्रत्यास्थता गुणांक, फॉर्मूला हमारा वही होता है प्रतिबल बटे विकृति। वैसे इसका अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपन अनुदैर्ध्य विकृति होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। अब प्रतिबल विकृति आप प्रत्यास्थता गुणांक का पहले निकाल चुके, तो वही चीज़ रखिएगा। दृढ़ता गुणांक का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दृढ़ता गुणांक इसके बाद ऊष्मा चालकता गुणांक, इसमें भी आपका प्रतिबल बटे विकृति अपरूपण विकृति होता है। स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल अपन अपरूपण विकृति। प्रतिबल आ रहा तो प्रतिबल मतलब सेम, प्रतिबल भी 3 प्रकार के होते हैं, आप पढ़ोगे आगे। विकृति भी 3 प्रकार की होती है, तो इसी हिसाब से जो प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक। तो यहाँ प्रतिबल विकृति के ही डायमेंशन फॉर्मूलों का आप लिख दीजिएगा। इसके बाद आता है ऊष्मा चालकता गुणांक। जो ऊष्मा चालकता गुणांक है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा ऊष्मीय ऊर्जा इंटू दूरी का स्क्वायर, दूरी स्क्वायर नहीं, दूरी अपॉन क्षेत्रफल इंटू तापांतर इंटू समयांतराल। ठीक है। बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक का जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा गतिज ऊर्जा अपॉन ताप। आप लोग पढ़ोगे आगे, E = होता है 3/2 स्मॉल k इंटू टी, या k बोल्ट्जमैन नियतांक होता है, तो यहाँ से E/T हो जाएगा ना। E हमारी गति हो जाएगा, T क्या ताप होता है। गैस नियतांक आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है, PV = हमारा होता है RT, तो यहाँ से R = क्या हो जाएगा, PV/T। वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे हम, तो हो जाएगा दाब गुणा आयतन अपॉन ताप। ताप के लिए क्या लिखोगे, थीटा। ठीक है, ताप के लिए जो हम लिखेंगे विमीय सूत्र में थीटा लिखेंगे। प्लांक नियतांक क्या होता है, E = h, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ से ऊर्जा अपॉन आवृत्ति, ये हमारा प्लांक नियतांक होता है। बल नियतांक अभी मैंने आप लोगों को बताया, बल नियतांक बराबर क्या होता है, F = kx बताया था, यानी कि आरोपित बल बटे बल में वृद्धि, ये बल नियतांक का। वेग प्रवणता होती है ΔV/ΔZ, दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर, ये हमारी क्या होती है, वेग प्रवणता। ठीक है, तो जो वेग प्रवणता है, इसका मात्रक होता है वेग परिवर्तन बटे दूरी। विशिष्ट ऊष्मा आप लोगों ने पढ़ी होगी, Q = m
तो विशिष्ट ऊष्मा हमारी क्या होती है, जो ऊष्मा होती है वो हमारी दो चीज़ों पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर और टेम्परेचर पर। तो Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो यहाँ सी हमारा क्या है, विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन एम इंटू टी, यानी कि Q हमारी क्या, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान इंटू ताप वृद्धि। ठीक, तो ये हमारा विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान इंटू ताप वृद्धि। श्यानता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बल अपॉन क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। तो ये बच्चों कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, इनसे आप विमी फॉर्मूले निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि इनको लिखना और याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो आप डायमेंशनल फॉर्मूले पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स अभी तक बताए उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इनको अपनी कॉपियों में करिएगा और जो क्वेश्चंस आपको भेजे गए उनको आगे सॉल्व करके जो नहीं आए वो पूछ लीजिएगा।